नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। संसद में बजट सत्र के दौरान जो उस पर डिस्कशन हो रहा है और उसके दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह का कोहराम मचा हुआ है। कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, उसकी गहन पड़ताल भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे अपनों से ही घिरी हुई है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार। ये बजट एक ऐसा अनोखा निराला बजट आया है जिसने किसी को भी खुश नहीं किया। हर वर्ग निराश है। मार्केट में आपने देखा कितनी निराशा है। वो वर्ग जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था वो भी पूरी तरीके से निराश ही नजर आया। जिस तरह का की टैक्सेशन पॉलिसी ये सरकार लेकर आई है और खास तौर पर इस बार के बजट के दौरान। अब ऐसे में नितिन गडकरी, जो आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार अपनी सरकार से सवाल पूछ चुके हैं, या मैं कहूं कि सामने आकर खड़े हो जाते हैं कभी कभी, एक बार फिर से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। नितिन गडकरी ने उसी तरह के तमाम सवाल पूछ लिए जो विपक्ष लगातार उठा रहा है इस बजट को लेकर। और विपक्ष ने कहा था कि ये जन विरोधी बजट है, इसमें सिर्फ 2 बैसाखियों का ख्याल रखा गया है। अब इसको लेकर नितिन गडकरी ने कहा है कि जीवन और चिकित्सा बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी जो कि 18% लगता है उसको वापस लिया जाए। ये एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा तौर पर निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है नितिन गडकरी ने, और ये कहा है कि ये वापस लिया जाए क्योंकि लोग उनसे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जिंदगी की अनियमितताओं पर टैक्स लगाने की तरह है। तो बड़ी बात उन्होंने कही है। लास्ट में उन्होंने कहा है कि जिंदगी की अनियमितताओं पर टैक्स लगाने की तरह है। तो आप ये देखिए कि अपनों से ही किस तरह से घिर रही है ये सरकार। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि जेडीएस इस सरकार में शामिल है, वो एनडीए का हिस्सा है। कर्नाटका में 3 अगस्त से एक यात्रा शुरू होने जा रही थी। जो मौजूदा सरकार है यानी कि कांग्रेस की सरकार है, जेडीएस और बीजेपी का कहना है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसूर से बेंगलुरु तक एक यात्रा निकलनी थी 3 अगस्त को। अब उस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है जेडीएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस यात्रा को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देंगे, हम इस यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है और आगे ये कहा है कि जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से उसमें कहीं पर भी हमें लूप में नहीं रखा जा रहा है, यानी कि हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर एचडी कुमारस्वामी ने अपनी ये बाइट दी है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ विपक्ष घुटनों पर लाए हुए है नरेंद्र मोदी की इस सरकार को जो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश से लेकर और अब नितिन गडकरी और कई नेता भी खुलकर सामने आए हैं, और जो घटक दल हैं वो भी लगातार सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यात्रा जिसको लेकर बहुत उत्साहित थी बीजेपी, अब कर्नाटका में अब उससे समर्थन एक वापस ले लिया है जेडीएस ने, और एचडी कुमारस्वामी ने बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर ये बातें कही। वहीं मैं आपको ये बताऊं कि सोनिया गांधी ने भी आज महत्वपूर्ण बात कही है और एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम उन्होंने किया है। कल आपने गौरव गोगोई को सुना था, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को एक तरह का उनका मैसेज था कि मिड टर्म पोल के लिए तैयार रहें सब, क्योंकि सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव कह चुके हैं ये चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। अभी सोनिया गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीपीपी की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने पार्टी नेताओं से कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि हमें असंतुष्ट नहीं होना है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमें अति आत्मविश्वासी भी नहीं बनना है। माहौल हमारे पक्ष में है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। सोनिया गांधी ने जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी करारा प्रहार किया है। उसके साथ साथ कांवड़ यात्रा से लेकर तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस सब को लेकर सोनिया गांधी यहाँ पर बोली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, एक तो ये कि हमें अति आत्मविश्वासी नहीं होना है लेकिन हमें असंतुष्ट भी नहीं होना है, और ये मैसेज उन्होंने दे दिया कि माहौल हमारे पक्ष में है और जो आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। और ये भी
उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया कि उसके बाद बहुत कुछ केंद्र में भी बदल सकता है। अब बात उस खबर की हम करेंगे जो अनुराग ठाकुर, जी हाँ, गोली मारो डैश डैश वाले अनुराग ठाकुर, जो तमाम तरह के नफरती बयान देने के बावजूद भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। कल जब बजट पर वो अपना भाषण दे रहे थे संसद में, तो आपको पता है कि उन्होंने राहुल गांधी की जाति पूछ डाली और ये कहा कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो दरअसल आप ये देखिए कि यहाँ पर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक तरह की गाली उन्होंने वहां पर दी। वो यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि अपनी बातों को रखने के लिए उधार की बुद्धि की बात कही, यानी कि राहुल गांधी का एक तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद आपने देखा अखिलेश यादव उठे और उन्होंने जमकर न सिर्फ राहुल गांधी का साथ दिया बल्कि एक तरह से अनुराग ठाकुर को वहां पर उन्होंने खामोश कर दिया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। इससे आप इसी तरह से समझिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है, जो 3 से 4 राज्यों में हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी नहीं पता, लेकिन उसके भी चुनाव हो सकते हैं। ये आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए अपनी हार की पटकथा खुद अनुराग ठाकुर ने लिख दी है, क्योंकि आपको पता है इसी लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने, जातिगत जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया था। पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पर अभी तक है और 240 पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद वो सिमट गई थी। अभी आप ये देखिए कि विधानसभा के चुनाव से पहले जिस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये सीधे तौर पर कहें कि ये कहा गया है कि आप बेजात हैं या बेजात हैं और आपको अपनी जाति ही नहीं पता और आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो ये अब पूरा का पूरा मामला जो है वो ऐसे थमने वाला नहीं है, बल्कि आगे आने वाले वक्त में इस पर बड़ा और तगड़ा कोहराम होने जा रहा है और ये मामला विधानसभा के चुनाव में भी उठने जा रहा है। आप 2 विचारधाराओं का और उसके साथ साथ 2 तरह की हम कहें कि परवरिश जो है उसका, आप परवरिश, सियासी परवरिश की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप उसका फर्क देखिए। जब अनुराग ठाकुर इस तरह की अभद्र, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तब राहुल गांधी ने उठकर कहा कि मुझे गाली दी गई, मुझे बेइज्जत किया गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुझसे माफी मांगे। मैं उनसे माफी की उम्मीद नहीं करता हूं, ना ही मुझे उनकी माफी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अनुराग ठाकुर बोलते रहे और उन्होंने कहा कि उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता है। तो वो अपने अहंकार और मैं पूरी तरीके से अपने एरोगेंस में पूरी तरीके से चूर रहे, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि वो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं और गांधी के विचारक हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि उनकी सियासी परवरिश किस तरह की हुई है। वो सीधा फर्क आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो आप गाली गलौच और मारपीट पर आ जाते हैं, और बिल्कुल वही अनुराग ठाकुर ने किया। अगर जातिगत जनगणना से लेकर तमाम इश्यूज जो राहुल गांधी ने उठाए या इंडिया गठबंधन ने उठाए, अगर वो तर्कों से उसका जवाब देते तो जाहिर सी बात है उसका जवाब तर्कों से ही दिया जाता या पलटवार किया जाता। लेकिन तर्क तो है ही नहीं बीजेपी के पास, पूरी की पूरी बीजेपी तर्क विहीन है। साफ तौर पर आपको देखने के लिए यह हर वक्त मिल जाएगा और इसकी शिक्षा उन्होंने अपने गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ली है। और मैं इसलिए कह रही हूं, प्रियंका गांधी ने यह सवाल पूछा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर ने किया है, क्या इसको नरेंद्र मोदी सपोर्ट करते हैं? क्या ये 80% जो देश के लोग हैं, क्या ये उनकी बेइज्जती नहीं है? उसके थोड़ी देर बाद ही नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया और ट्वीट कर शाबाशी दी अनुराग ठाकुर को और उनकी तारीफ की। उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने ट्वीट किया। अब आप इससे ये समझिए कि अब तक अगर आप पूरी टाइमलाइन नरेंद्र मोदी की जाकर चेक करेंगे तो ना तो उन्होंने अब तक जिन छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में पानी भरने की वजह से, ना तो उनको लेकर उन्होंने कोई बात कही, ना ही आप ये देखिए कि अभी जिस तरह का वायनाड में भूस्खलन हुआ है और लगातार जिस तरह की मौतें हो रही है, ना ही उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। यानी कि तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन, उनके भाषणों से पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इवेंट बाजी आती है, तालियां बजाना आता है। और अब वो इस नफरती भाषण पर भी ताली ही बजा रहे हैं। इससे ये साफ है कि नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत ना तो बदलेगी और ना ही वो उसको बदलना चाहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुकाबला नहीं कर पाए थे, तो ये कह दिया था कि बाला साहेब जो है का वो नकली बेटा है, ये कह दिया गया था बीजेपी की तरफ से। अब राहुल गांधी के वो लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और 2015 का आपको वो बयान नरेंद्र मोदी का नहीं भूलना चाहिए, जब उन्होंने डीएनए की बात कही थी, खराब डीएनए की बात कही थी नीतीश कुमार के। तो लगातार जिस तरह की सियासत नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, और ये उनके आप चेले कह लीजिए या उनके साथ के जो नेता हैं, वो सब उन्हीं से सीख लेकर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी पुष्टि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर जो ट्वीट किया उसको लेकर कर दी। इसके सियासी नतीजे क्या होने जा रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। कैसे अपनी ही नरेंद्र मोदी से छिटकते हुए नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के सामने आकर सीना तानकर खड़े हो रहे हैं, ये भी ये दिखाता है कि मजबूर डिपेंडेंट नरेंद्र मोदी के हाथ कुछ नहीं है। इसीलिए वो खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने एक प्यादे को उन्होंने भेज दिया, और उस प्यादे ने कैसे राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो सब आपके सामने है। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि वो पूरे तरीके से, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो आगे आने वाले वक्त में भी गरीबों की, वंचितों की और जातिगत जनगणना की, इन तमाम चीजों की वो बात उठाते रहेंगे, चाहे आप उन्हें कितनी भी गालियां दें। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ दो हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। हेमंत अत्री जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते रहे हैं। तमाम आर्टिकल्स आप उनके अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी पुष्पेंद्र जी कार्यक्रम में। हेमंत जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँ, एक भूमिका जो मैंने यहाँ पर रखी, जो कल हुआ और उसका रिएक्शन जो आज देखने के लिए मिल रहा है, जो नितिन गडकरी ने कहा, जो सोनिया गांधी ने कहा, और अब तो एच डी कुमारस्वामी भी खुलकर सामने आ गए हैं। अगर कर्नाटका की भी बात की जाए, चलिए उसकी बात हम थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल की जो राजनीतिक स्थिति बन रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं अभी और आने वाले विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी? क्या अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के लिए खुद ही ऐसी खाई खोद दी है जो आने वाले वक्त के लिए उनके लिए सियासी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है? अनुराग ठाकुर का आपने जिक्र किया, उसके बाद तो जो मोदी जी की और एक फेवरेट हीरोइन है, उन्होंने भी आज एक नया वो छेड़ दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को नशेड़ी तक कह दिया, और ये कहा सदन के परिसर में कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। आप कल्पना कर सकती हैं कि विपक्ष के नेता के बारे में पहली बार की सांसद, जुमे जुमे उनको चंद महीना हुआ है आए हुए, इस तरह की टिप्पणी करना, ये सारा यूं ही नहीं, अनायास नहीं है। इसके पीछे पूरी की पूरी एक योजना है, और वो योजना क्या है? देखिए, एक बात आप सब जानते हैं, इस बात को आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि मोदी जी की असहमति के बिना ना तो संसद के अंदर, ना भाजपा के अंदर और ना सरकार के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है। कल जो आपने देखा संसद के अंदर, अनुराग ठाकुर ने जो कहा, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्टेट में इशारा उनका था, क्योंकि जाति जनगणना की बात उन्होंने की। ये शब्द कहना कि जिनको अपनी जाति नहीं पता, ये एक गाली है कि किसी व्यक्ति को अपने ओरिजिन का नहीं पता। ये हिंदू समाज में एक गाली है, और इस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो, ये वैसे नहीं कहा गया। उसके बाद जो उधार की बुद्धि का रूपक लिया उन्होंने, आप क्या समझ रही है? अनुराग ठाकुर की भाषा है ये, बिल्कुल अनुराग ठाकुर की भाषा नहीं है, ये 100% नरेंद्र मोदी की भाषा है। और इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर आपको ध्यान हो, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाजपा आरएसएस को हिंसक कहा, विभाजनकारी कहा, उसके बाद आपको ध्यान होगा मोदी जी ने एक शॉर्ट इंटरवेंशन किया था, और उसमें वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए थे, पूरे देश के सामने, पूरी संसद के सामने वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे। वो क्या कहा था उन्होंने कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं। उस वीडियो को आप कितनी बार भी रिवाइंड कर लीजिए, इवन शंकराचार्य जी ने ये कह दिया कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री बहुत बुरे तरीके से ब्रॉड डे लाइट में एक्सपोज हुए थे। उसको प्रधानमंत्री जी, आपको पता है, स्पोर्टिंग स्पिरिट में कभी जानते ही नहीं प्रधानमंत्री इस बात को। वो उस बात का बदला लेना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने पब्लिकली भरे सदन के अंदर टीवी कैमरों के सामने, पूरा देश लाइव देख रहा था, किस तरीके से उनको उन्हीं की मैट पर आकर के फ्लैट कर दिया। तो अब उन्होंने उसके लिए एक नई योजना निकाली है। अब आपको पता है प्रधानमंत्री जी सैडिस्टिक प्लेजर के बड़े चैंपियन है, बड़ा आनंद लेते हैं उसका।
तो उन्होंने क्या किया कि सदन में खुद आने की बजाय अपने एक प्यादे अनुराग ठाकुर को खड़ा किया और उन्हीं के स्पीच राइटर्स की वो जो स्पीच थे, जो रूपक थे, जो भाषा थी, वो निश्चित तौर पर, और उसकी डिलीवरी आप देखिए उसी एरोगेंट अंदाज में जो प्रधानमंत्री का होता है, चेहरे पर वही स्मगनेस, और किसी तरीके का कोई भी उनके चेहरे पर यह नहीं था कि मेरे से कुछ गलत मैंने बोल दिया है। ये कहना कि जिनको अपनी जाति नहीं पता, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे, और उसका अगला शब्द के उधार की बुद्धि। और कमाल देखिए, अगर आप उस वीडियो को देखेंगी तो वो जब ये बात करे थे उधार की बुद्धि, वो श्रीमान अनुराग ठाकुर भी पढ़ के बोल रहे थे। वो किसकी बुद्धि थी? वो बुद्धि भी उधार की थी। आप संसद में पढ़कर बोलना कोई गुनाह नहीं है, अपना एक्सटेम्पोर बोलना वो भी कोई गुनाह नहीं है। हर एक आदमी का अपना अपना स्टाइल है। तो उसको उधार की, प्रधानमंत्री तो बिना पढ़े बोल ही नहीं सकते। कभी आपने आज तक उनको बिना उसके टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हुए कहीं देखा हो? और जहां बोले वहीं फंसे वो। जहां उन्होंने इस तरह की इंटरवेंशन की वहीं फंसते हैं वो। व्हाइट हाउस का वो जिक्र याद होगा आपको, केवल 2 सवाल पूछे गए थे, पूरी दुनिया ने क्या उसका उपहास उड़ाया था, क्या जवाब दिया गया था। तो बेसिकली क्या है कि जो कल जो करवाया गया वो एक बदला लिया मोदी ने अपने खास अंदाज में। उसके बाद जैसा आपने कहा, क्रोनोलॉजी देखिए, वो सब सदन के अंदर हुआ। राहुल गांधी ने ट्रू गांधीयन फिलोसफी का करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इनसे कोई माफी नहीं चाहिए, इनको इनके विचार मुबारक, हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। लेकिन वो बात बहुत गंभीर थी, वो एक तरीके की गाली थी। प्रियंका गांधी ने उसको ट्वीट किया और पूछा प्रधानमंत्री से कि साहब क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? और प्रधानमंत्री ने वह सारी शालीनता और सभ्यता की सीमाएं लांघते हुए उस पूरे भाषण को ट्वीट कर दिया, जिसके बारे में चेयर ने भी ये कहा था कि हम इसको एक्सपेंज कराएंगे। जो बात चेयर ये कह चुके हैं कि एक्सपेंज करा देंगे, उसको ट्वीट करना, क्या ये सदन की कंटेम्प्ट नहीं है? क्या ये विशेषाधिकारों का हनन नहीं है? प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने चूंकि प्रियंका ने पूछा था, और प्रधानमंत्री ने क्या क्या एडजेक्टिव प्रयोग किए अपने साथी अनुराग ठाकुर के लिए, तो इसके बाद आपके दिमाग में कोई, और आपके दर्शकों के दिमाग में कोई ये शक नहीं रहना चाहिए कि उसको मोदी जी की एंडोर्समेंट थी या नहीं। वो बाकायदा जो अनुराग ठाकुर ने कहा, उसका एक एक शब्द पीएमओ से प्रायोजित था। यू टेक इट फ्रॉम मी। वो भाव भंगिमाएं, वो डिलीवरी, वो एडजेक्टिव्स, वो प्रशंसा प्रधानमंत्री की। आज तक आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 11 साल में अपने कितने सांसदों के भाषण ट्वीट किए हैं, याद है आपको कोई? पहली बार क्यों हुआ ये? केवल प्रियंका गांधी से ये दिखाने के लिए कि देखिए हम अपनी बात पर अड़ेंगे। तो ये एक खास अंदाज है मोदी का, जो वो गुजरात के दिनों से करते आए। विपक्ष को कंडेम करना और बहुत नीचे के स्तर तक लेके जाना, और रही सही कसर। लेकिन कल आपने एक चीज देखा होगा, अनुराग ठाकुर ने सारी लफाजी की, मुद्दे की एक भी बात नहीं की। वो वित्त राज्य मंत्री रहे, वो चाहते तो पूरे विपक्ष के जितने भी आरोप थे सिलसिलेवार जवाब दे सकते थे, क्योंकि निर्मला सीतारमण आपको पता है हिंदी नहीं जानती, कम जानती। तो चूंकि वित्त राज्य मंत्री रहे, उस मंत्रालय में उनका एक्सपोजर था। अगर वो अपने आप को प्रोफेशनली कंडक्ट करते तो वो उन मुद्दों की बात करते जो बजट के अंदर उठाए गए थे, क्योंकि बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उसका नहीं किया। क्या किया? सारे देश ने देखा। उसके बाद पूरे भाषण में कहीं बीजेपी की तरफ से जाति जनगणना की बात आई? कोई कमिटमेंट हां या ना? कुछ नहीं। कल का नैरेटिव जाति जनगणना का इसमें उड़ा दिया, सारा विवाद करवा के कि मुद्दे की बात को डाइवर्ट कर दो। आज फिर सुबह सुबह जब कांग्रेस पार्टी में जो चरणजीत चन्नी ने उसका नोटिस दिया प्रिविलेज का स्पीकर को, पता है आपको भी क्या होना उस नोटिस का? तो कंगना रनावत को लॉन्च किया गया। कंगना रनावत ने क्या कहा कि जो राहुल गांधी है वो नशा करते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है, ये एक पूरी योजना का हिस्सा है। आपको पता होगा पिछली संसद के अंदर एक महिला नेत्री थी जो राहुल गांधी के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करती थी। तो उसका जो मेल वर्षन है वो अनुराग ठाकुर ने कल वो पूरा करके दिखाया, उन्हीं भाव भंगिमाओं के साथ, उसी शब्दावली के साथ, उन्हीं रूपकों के साथ। तो उस महिला नेत्री का क्या हो रहा है? वो अपनी हार के जख्म सहला रही है। कभी ना कभी अनुराग का भी नंबर आ जाएगा। अब बात कंगना रनावत की। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में एक फर्स्ट टाइम एमपी बिना किसी साक्ष्य के इस तरह के गंभीर आरोप, कोई कहता है जाति का नहीं पता, और दूसरा आपके कैरेक्टर पर के नशेड़ी कोई छोटी बात नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को कहना वो एक संवैधानिक पद है। अगर किसी ने यह बात प्रधानमंत्री के बारे में कही होती तो आप सोच सकते हैं क्या होता बीजेपी में, और सारा मीडिया छत से कूद जाता है। आज कहीं उसकी चर्चा सुन रही है आपको? ये है वो चीज कि किस तरीके से एक पूरा नैरेटिव खड़ा करना है मुद्दों के पैरेलल। और ये कोई पहली बार नहीं। अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, इससे पहले कौन कौन लोग इस तरह के बयान जारी करते थे?
अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले प्रवेश वर्मा ने, आपको दिल्ली दंगों के दौरान ध्यान होगा, प्रवेश वर्मा ने जो कुछ कहा था, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने तब भी क्या कहा था, उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई, राज्य मंत्री से वो सरकार का चेहरा बने, और क्या बने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सीधा प्रमोशन हुआ उस शब्द का प्रयोग करने से, देश के गद्दारों वाला जो शब्द है। उसके बाद स्मृति ईरानी का आपने राइज देखा, किस तरीके का मेट्योरिकल राइज जिसको आप बोलते, इतना जबरदस्त तरीके से। उसके बाद जो है संजीव बालियान जिस तरह की बातचीत करते थे, वो हमेशा विभाजनकारी और जो जो शब्द वो प्रयोग करते थे, मैं नहीं कहना चाहूंगा। और भरे सदन के अंदर आप रमेश विदुड़ी को नहीं भूली होंगी, जिन्होंने एक सांसद के बारे में क्या क्या शब्द लगातार बोले और उनको स्पीकर ने नोटिस तक नहीं दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है, ये उनका संस्कार दिखाता है। अगर राहुल गांधी इन्हीं के स्तर पर आकर बात करते तो वो जाति बता सकते थे अपनी, वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी से शुरू करते, वहां से उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पे आते, फिर इंदिरा जी पे आते, फिर अपने फादर पे आते, फिर उसके बाद राजीव पर आते, और इनके पास क्या है। और वो साइमल्टेनियसली अगर उसकी तुलना करते कि जब ये सारे के सारे मोतीलाल नेहरू से लेके, नेहरू जी से लेके, गांधी से लेके सारे देश की आजादी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके जो वंशज थे, पूर्वज थे, आरएसएस के, हिंदू महासभा के और ये तमाम, वो अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे थे। अगर राहुल गांधी चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वो अपने मुद्दे पर अडिग रहे कि मुझे केवल जाति जनगणना की बात करनी, ताकि मुद्दा डायल्यूट ना हो, नैरेटिव। बाकी तो काम इनका मीडिया करेगा, जो इनका इकोसिस्टम करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने करेक्टर दिखाया, जो करेक्टर आज भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी। आपने कहा इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर मैं आपको बता सकता हूं ये गारंटी के साथ। इस चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में, और इसका चुनाव ग्रास रूट पर आप इसकी वाइब्रेशन सुन सकती हैं, इसकी इको सुन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर एजेंसीज, अगर धनबल, अगर चुनाव आयोग, अगर प्रशासन ना होता, तो जनता समझ रही है कि इस चुनाव का भी क्या हाल होना था लोकसभा का, और उसके तमाम चीजें सामने आ रही है खुल के, धीरे धीरे चुनाव के अंदर क्या क्या मैनिपुलेशन की गई है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसके कुछ मुद्दे ही और होने जा रहे हैं। उसका नैरेटिव और टोन सेट कर दी है राहुल गांधी ने इस पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात हो, चाहे बजट के दौरान की बात हो। एक एक मुद्दे पर जो इनकी खाल उधेड़ी गई है और जिसका ये जवाब नहीं दे पाए, ना कोई भी नहीं दे पाया। वित्त मंत्री को तो जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे तो आप सवाल कर दो, मैं तो प्याज ही नहीं खाती, और उस टाइप की जो बीजेपी का टिपिकल है। लेकिन जो ग्रास रूट के ऊपर जो आज सिस्टम है, वो बिल्कुल एक साफ इको आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जनता इसको ले रही है। और इसका पहला ही रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी, अगले 2-2.5 महीने में, जब अक्टूबर में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव के परिणाम आएंगे। और सोनिया गांधी ने आज ठीक कहा कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, अति विश्वास में मत आइएगा, माहौल हमारे लिए ठीक है। वो महाराष्ट्र के अंदर आप देखिएगा, बीजेपी का नाम लेवा नहीं बचेगा। हरियाणा में भी वैसी स्थिति है, झारखंड का देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह घटनाक्रम है, मुझे लगता नहीं कि चुनाव अब भी कराएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से छटपटाई हुई है, और इस चीज को तमाम लोग समझ भी रहे हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम देखा हो, वहां पर जो कुछ चल रहा था वो हवा में था। उसकी पहली इंडिकेशन आपको कब मिली, जब नीति आयोग की बैठक में पहले अमित शाह आए, तो विश भी नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने, हेलो भी नहीं किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं, इग्नोर किया। और प्रधानमंत्री आए, उनको भी विश नहीं किया, और राजनाथ को विश किया। ये पहले विजुअल्स थे जो बहुत कुछ कहते थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं यूपी बनाम दिल्ली, लखनऊ बनाम दिल्ली हो चुका। अब जो गडकरी ने चिट्ठी लिखी, क्या ये पूरा देश नहीं समझ रहा इस बात को? इस देश के अंदर जब मैं और आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, सरकारी सुविधाओं का तो सबको पता है क्या हाल है हेल्थ का। मैंने 2 साल पहले हेल्थ का जब इंश्योरेंस लिया, तो पहली किस्त 28,000 रुपए की आई थी, और इस बार भरी तो वही किस्त 45,000 की होगी। तो गडकरी ने क्या कहा कि जीएसटी क्यों नहीं हटना चाहिए, रेट्स कम क्यों नहीं होने चाहिए। तो ये किस नाम की सरकारी सुविधाएं आप दे नहीं रहे देश को, और कोई बेचारा अपना बीमा कराए तो उसकी खाल उधेड़ लोगे आप। तो गडकरी ने ये ठीक बात उठाई है, लेकिन दुख इस बात का है कि गडकरी इस बात को आज से 4 दिन पहले उठाते तो इसका कोई मतलब होता, दबाव बनता। अब सांप निकलने के बाद वो लाठी पीट रहे हैं। दिस इज टिपिकल ऑफ बीजेपी स्टाइल। तो गडकरी कोई दूध के दूल्हे नहीं हुए, वो इस इकोसिस्टम से कोई वो नहीं है। वो बीच बीच में कुछ खास तरह की पोस्चरिंग करते हैं, खबरों के साइकिल में बने रहने के लिए। जैसे तमाम लोग बीजेपी में, जैसे आपने आरएसएस चीफ का देखा होगा, ये इनका इकोसिस्टम करता है ऐसा, बीच बीच में एक इंजेक्शन लगा के देखते हैं कि दवाई का असर है या नहीं। वही गडकरी करते हैं।
अगर वो चाहते तो, अगर वो चिट्ठी पहले लिखते, आज से 5 दिन पहले, बजट के दौरान कैबिनेट में बात होती है, क्यों नहीं की उन्होंने? तो ये जो फजूल की पोस्टरिंग है, इसको भी जनता समझ रही है। हकीकत यह है कि जनता के सरोकारों से ये सरकार कटी हुई है, और केवल चाहे राहुल गांधी को गाली देनी हो, चाहे विपक्ष को डिमीन करना हो, चाहे मुद्दों से भागना हो, उस सब का हिसाब का समय अब आ गया है। और ये मोदी जी समझ रहे हैं कि बहुत बड़े छक्के मार दिए। असल में भारतीय जनता पार्टी, अनुराग ठाकुर और ये जो क्या नाम है अपने जो हीरोइन है, फिल्म हीरोइन, अपने ये कंगना रनावत, इन दोनों के कारण बीजेपी हिट विकेट हुई है। ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। बीजेपी को नुकसान हुआ है। मोदी की जमीन, बीजेपी की जमीन पूरे देश में खिसक रही है। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी वो सैडिस्टिक प्लेजर में डूबे हुए हैं। इसका परिणाम आपको अक्टूबर में दिखाई देगा, जब 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए। अनम्यूट कर लीजिए मैडम। जी, आप दोनों भी इससे अग्री करेंगे कि आपको आवाज पहुंच रही है मेरी, पुष्पेन जी? जी हाँ, अब आ रही है जी। और पूरे तरीके से आप इस बात से अग्री भी करेंगे कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जितना राहुल गांधी सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, जितना राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करेंगे, उतना ही आप ये देखिए कि उनके ऊपर इसी तरह के हमले होंगे। लेकिन हमने पहले भी देखा है राहुल गांधी को पप्पू बनाने, उनको बेइज्जत करने के लिए तरह तरह के, उनके परिवार को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, इतनी निचले स्तर की बातें कही गई जिसको यहाँ पर कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी एक सियासी हीरो बनकर सामने उभरे हैं और अब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी काट क्या लेकर आए। तो फिर से वो अपने उसी एजेंडे पर वापस चले गए हैं और इसीलिए कभी बाल बुद्धि कह के नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें राहुल गांधी के लिए करते हैं, तो कभी जाति पूछकर उनको बेइज्जत करने का काम उनके सांसद करते हैं और फिर उसके बाद उनको प्रमोट करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। लेकिन ये साफ है कि हर मजलूम की आवाज राहुल गांधी इस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी कोई मुश्किल में होता है तो वो राहुल गांधी को याद करता है। ऐसे हमने कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है पुष्पेंद्र जी कि क्या सलाहकार गलत है बीजेपी के पास, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिपेंडेंट, ये जो सरकार है जहां पर विपक्ष बहुत मजबूत है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े होकर खटिया खड़ी कर देते हैं और जवाब ऐसे देते हैं अखिलेश यादव मानो जैसे उनको लेकर ये बात कही गई हो, तो ये साफ तौर पर दिखता है कि कितनी एकजुटता है इस इंडिया गठबंधन में। वहीं दूसरी तरफ हम एनडीए में देखें तो एनडीए तो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। आपने नहीं देखा होगा हाल के दिनों में कभी नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बात की जाए, उनको सरकार को लेकर कोई पूछा जाए तो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं उनमें से कुछ जो है वो इस तरह से बोलते हुए नजर आए जैसे हम अखिलेश यादव या दूसरे नेताओं को देखते हैं। तो ये जो पूरी राजनीतिक स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी के लिए घातक साबित होने जा रही है और क्या इसका फायदा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर मिलेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन या फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, अग्निवीरों की बात कर रहे हैं। यही तो तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं और यही जन सरोकार के मुद्दे भी हैं। देखिए बुशरा जी, इस संसद सत्र का अगर मैं तू मैं के अलावा जो बात निकल के आई है, जिसका जवाब मजबूरी में ही सही सरकार को भी बार बार देना पड़ा, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, जाति पूछ करके देना पड़ा हो, मुद्दा तो वो उठ गया। दूसरा, किसानों की जो एमएसपी की बात हो, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर पब्लिकली संसद के अंदर राहुल गांधी ने कमिटमेंट दे दिया और बहुत ही मजबूती से दे दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की लीगल गारंटी भी आपको देंगे और हम जो है जातिगत जनगणना भी करवाएंगे और हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये दो बड़े मुद्दे उभर करके इसमें आए हैं। अब अगर आप सारे के सारे विपक्षी जितने भी सांसद जो बजट पे बोले हैं, लगभग हरेक, एक आध को किसी को छोड़ दो तो उसने एमएसपी की लीगल गारंटी की बात की ही की है और जातिगत जनगणना की बात भी जो है काफी चली
लेकिन कल जब अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली कि भाई जाति आपको भी बतानी पड़ेगी, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल जो है सामने पटल पे आ गई। और इसमें राहुल गांधी एक तरीके से स्टेट्समैन के रूप में भी उभरे, जब उन्होंने कहा कि ठीक है आपने बात तो गलत की है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप माफी मांगो, मतलब आई एम नॉट सीकिंग योर अपॉलॉजी ऑल्सो। तो ये बात आई। अब इसमें जो एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा है, ये इतना महत्वपूर्ण है, और ये दूसरा जातिगत जनगणना का, जिसका असर आने वाले 4 चुनाव पे, जो आज बात कही सोनिया गांधी जी ने कि साहब अगर हम इनमें भी जबरदस्त तरीके से रहते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, तो जो है परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। निश्चित रूप से हरियाणा में एमएसपी की लीगल गारंटी का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसान अभी भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 10 साल से किसानों को पीटने का काम हर जगह जो है हरियाणा की सरकार लगातार करती चली आ रही है। तो ये मुद्दा संसद में बड़ा मुद्दा बनना, और किसानों के डेलीगेशन को जिस प्रकार से पहले रोका गया संसद में राहुल गांधी से मिलने से, बाद में उनको अलाउ किया गया जब राहुल गांधी वहीं जाने लगे उनसे मिलने, तो वो भी एक मुद्दा बना कि भाई किसानों को आप अलाउ नहीं करते। और उसमें भी इनकी कलई खुली। स्पीकर साहब ने जब ये कहा कि साहब जो सांसद नहीं है वो यहाँ पे बाइट नहीं दे सकता है संसद परिसर में, तो उसका लोगों ने डाल दिया कि किस तरीके से जब संसद का उद्घाटन हुआ था, दुनिया भर की जो अभिनेत्री आपने बुलाई थी, और जिस दिन आप उसी दिन 200 मीटर दूर पहलवान बेटियों को कुचल रहे थे, तो आपने जो है उनके माध्यम से खूब बाइट दी गई। और ये जो कंगना रनौत भी उस टाइम जो सांसद नहीं थी, उसने भी उस टाइम बाइट दी थी। तो ये सब चीजें स्पष्ट हो गई। अब ये जो दो बड़े मुद्दे हैं, एक एमएसपी की लीगल गारंटी का ये मुद्दा बन चुका है, इसके विषय में हमने बार बार बताया भी है। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस में स्वयं जो है इसमें लेख लिखा था, द मिनिमम सपोर्ट करके। इसको सरकार चाहे, क्योंकि वो सरकार बहुत ज्यादा देखती है, आपके चैनल पे नजर उनकी बनी रहती है कि आप क्या कह रहे हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। और जो जातिगत जनगणना के विषय में है, देखिए इसमें अभी देश को कम्युनिकेशन थोड़ा सा जो है कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है कि जातिगत जनगणना से हमें क्या क्या मिल सकता है। उसके विषय में मैं आपको बता दूं, मैंने ये सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो पिछले साल 2023 में ये एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, द सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो। इसमें मैंने तमाम बातें लिखी थी। मैंने कहा था कि सबसे पहले जातिगत जनगणना होगी, वहां नहीं रुकेगी बात, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जातिगत जनगणना के बाद सबसे पहले तो जो है आप जो आपका आरक्षण की सीमा है, जो 50% की सीमा है, उसको बढ़ा करके आप उनकी जातियों की संख्या के अनुरूप करेंगे। ये मान लीजिए SC ST OBC समाज की टोटल जनसंख्या 75% आ गई, तो 75% आपको आरक्षण देना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग आरक्षण अभी है। दूसरा हमने कहा था कि इसके बाद इस आरक्षण का मामला वास्तव में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ ये मामला है। जो भी पोजीशन ऑफ पावर है, जहां पर भी सरकार की पोजीशन ऑफ पावर है, उसमें हम जो है आप लोगों को जनसंख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी देंगे। ये बात भी बहुत स्पष्टता से जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों को उठानी चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सीमा बढ़ाई जाएगी। दूसरा, इसमें उनको क्लियर कहना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद विधानसभा हो, ये चारों लेजिस्लेटिव हाउसेज के अंदर भी SC ST और OBC सारे वर्गों के सांसदों के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होंगे। अभी फिलहाल केवल लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर SC ST का आरक्षण उपलब्ध है, लेकिन OBC का कहीं पर भी आरक्षण उपलब्ध नहीं है। और राज्यसभा में SC ST OBC किसी का भी नहीं है, विधान परिषद में भी नहीं है, तो वहां ये अपने लोगों को भर देते हैं। तो ये सारे लेजिस्लेटिव हाउसेज में हम लोग जो है आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि भाई आप जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी हलवा सेरेमनी उन्होंने बताई कि हलवा सेरेमनी के दौरान सारे के सारे जो है सवर्ण थे, उसमें से एक आध को छोड़ करके जो 20 बड़े अफसर हैं जिन्होंने बजट बनाया, तो उसमें भी हायर जो ब्यूरोक्रेसी है, जहां नीति निर्धारण का काम होता है, वहां पर जो है SC ST OBC की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हो। हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उसमें बहुत आवश्यक है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि साहब जातिगत जनगणना को हम जो हाई कोर्ट पे स्टे लगाई है बिहार वाले मामले में, उसको हम कंटिन्यू करते हैं।
तो जब आपकी वहां पर विविधता होगी और वहां पर SC ST OBC माइनॉरिटीज के जज भी बैठे होंगे, तो ये जो है दूसरे किस्म के निर्णय वहां आएंगे। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की स्टडी है। इसी तरीके से जी हमने कहा भी तमाम जो संस्थान है, चाहे IIT IIM या जांच एजेंसियां हों या गवर्नर के पद हों, जो भी पोजीशन ऑफ पावर है, सब जगह आपको आरक्षण देना पड़ेगा। ये एक मुद्दा जो है बहुत प्रमुखता से अगर विपक्ष उठाए तो इसका संदेश नीचे तक जाएगा कि भाई जातिगत जनगणना से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इस बारे में भी जो है इनको ध्यान करने की आवश्यकता है। बाकी आगे में जो इन्होंने गडकरी साहब ने टैक्स के बारे में बताया, तो सेकंड फेज में उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जी जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है गडकरी भी खुलकर सामने आ गए हैं और हेमंत अत्री जी, जो हम अभी जेडीएस की बात कर रहे थे, कुमारस्वामी की बात कर रहे थे, एक यात्रा शुरू होने जा रही थी और वो यात्रा बेंगलुरु से मैसूर तक वो निकलनी थी। जो वहां की सरकार है उसके खिलाफ वो यात्रा वो निकाल रहे थे, उससे समर्थन वापस ले लिया कुमारस्वामी ने और साफ तौर पे कह दिया कि भाई आपने हमें लूप में नहीं रखा, किसी भी तरीके से हमसे कोई बातचीत नहीं होती है। तो साफ तौर पर वो जिस भी तरीके से दिखा सकते थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। एक तो ये आप देखिए, दूसरा अगर आपने कल देखा हो अनुराग ठाकुर का बयान, तो वो बात कह रहे थे कि आप ओबीसी से छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। पहली बात तो ये मुसलमान शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि वो किसी दूसरे देश या दूसरे प्लैनेट के प्राणी है या फिर देश के दुश्मन है। आप मुसलमानों को अगर मान लीजिए कोई आरक्षण अगर दे भी रहा है तो आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, आप प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं, आपके सुप्रीम लीडर तो यही कहते हैं, लेकिन आप वहां पर उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश के दुश्मनों को आरक्षण दिया जा रहा हो। उसमें उन्होंने जिक्र किया कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का। यही कहते हैं जिस जिस बाल बुद्धि की बात कर रहे थे या फिर जिस तरह का कमेंट राहुल गांधी पर वो कह रहे थे, देखिए उन्हीं के ऊपर किस तरह से आ जाता है कि आंध्र प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आपकी मिलीजुली सरकार है और 4% आरक्षण कौन दे रहा है? चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। यानी कि आप अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह का पूरा माहौल बना और जो फैसला लिया गया उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल जो है, जो समाजवाद की बात करते हैं, विपक्षी नहीं जो साथ में इनके शामिल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, वो सब उठ खड़े हुए। तो आप ये नहीं देख रहे कि नितिन गडकरी के साथ साथ वो तो उनके नेता हैं और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम जो उनके घटक दल हैं वो भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गए हैं। और आप ये देखिए कि वही बात जो आंध्र प्रदेश को लेकर होती थी कि ये जो है बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कल अनुराग ठाकुर जो है वो बोल गए, वो भी सदन में उन्होंने बोला है। इस सब की गूंज भी क्या आपको लग रहा है कि दूर तक आपको सुनने के लिए मिल सकती है? देर से नहीं तो अभी नहीं तो देर से ही सही, कम से कम ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। और यही बात है जो लगातार चाहे अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मिड टर्म पोल्स के लिए तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है, ये 5 साल सरकार नहीं चलेगी। जेडीएस ने किया है वो उनकी मजबूरी है। उस समय जो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया वो भी उनकी मजबूरी थी, वो भी उनकी मजबूरी है। कारण केवल कितना है कि कर्नाटक के अंदर अगर उनको हाशिए पर नहीं जाना है और अपना सर्वाइवल कायम रखना है तो उनको अपनी व्यक्तिगत राजनीति को कायम रखना पड़ेगा। भाजपा की जो विभाजनकारी राजनीति है वो उनको भी वहीं में पहुंचा देगी जहां बाकी लोग पहुंच चुके हैं, जो उनके पुराने एलाइज है। तो वो सुखबीर बादल को देख लीजिए, तमाम इनके एलाइज जितने हैं उन सब का हाल देख लीजिए, जो भी इनके साथ, जो इनसे निकल के आ गया वो सर्वाइव कर गया, जो इनके साथ रह गया उसका सारा असर आप पटनायक का देख लीजिए, आप उधर आंध्रा में देख लीजिए जो वाईएसआर कांग्रेस थी, सारे का सबका मिट्टिया मेट हो गया। तो अब क्योंकि वो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है वो कुमारस्वामी, उनको ये पता है कि इनके साथ बियॉन्ड ए पॉइंट दिखोगे तो जो आपका रहासा है वो भी साफ हो जाएगा। और ये चीजें तो केवल शुरुआती दौर में है। अगर आप सही मायने में इन चीजों का अगर विश्लेषण करना है आपको तो केवल 2 महीने का मोहलत दीजिए। इनके अपने एलाइज इनके कपड़े फाड़ेंगे इसी सदन के अंदर दिन और रात। एक बार इन 3-4 राज्यों के चुनाव परिणाम ले लीजिए। मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं, इस सरकार का अभी तक तो जो भी एलाइज आ गए, ना कोई बार्गेनिंग नीतीश कुमार ने की, ना चंद्रबाबू नायडू ने की बियॉन्ड ए पॉइंट। तो उनको जो छोटा मोटा बजट में उनको फेंका गया 2 साल 4 साल में मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं। ना उनको स्पीकर का पद मिला, ना उनको बहुत बड़े कैबिनेट के पद मिले। तो वो सारे अपने मन मसोस के बैठे हुए तमाम कारणों से
किसी को मुख्यमंत्री रहना है, नीतीश कुमार को बने रहना है, जो चंद्रबाबू नायडू है उनको सरकार चलानी है तो उनको फाइनेंसेस की जरूरत है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन जेडीएस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं, तो उन्होंने उस यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया फॉर द टाइम में। जैसे ही सब अलाइज को ये दिखेगा आने वाले टाइम में कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन खिसक रही है, फिर आपको वो बुलंद स्वर सुनाई देंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। जो आपने देखा, जो कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी ने, मैं और आप या सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ भी कहता रहे, योगी ने मोदी और अमित शाह उन दोनों जो उनको डिस्टेबलाइज करने की कथित तौर पे जो कोशिश कर रहे थे, उनको शांत कर दिया ना एक ही स्ट्रोक में। तो ये इनके यहां अंदर खाने चलता रहता है, सब एक दूसरे को शो ऑफ करना और करना। लेकिन हकीकत में वो सारा जो यात्रा वाला भी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो उस पर टिप्पणी आई, वो कोई अच्छी बात नहीं हुई। देश के जो कावड़िए भी हैं वो भी कभी इस तरह का भेद नहीं करते जो ये संसद के अंदर जो इनके पूर्व मंत्री कल कर रहे थे। मुसलमानों को जिस तरीके से आपने कहा दूसरे ग्रह के नहीं, सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, वो मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, उनके भी आपने भाषण सुने होंगे। सार्वजनिक मंच पर उन्होंने क्या कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं दंगाई। कल्पना कर, ये इनका एक खास तरीके का नैरेटिव है जो रह रहकर ये उस डपली को निकाल के बजाते हैं जब जब ये फंस जाते हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन एक बात पूरा देश समझ गया है कि इस देश के अंदर जो धर्म की राजनीति की ड्यूरेशन थी वो एक्सपायर हो गई है। वो इस बार लोकसभा के चुनाव में अयोध्या के परिणाम ने बता दिया। जितने भी धार्मिक स्थल थे, एक अयोध्या के, जितने भी आप गिन लीजिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हारी। तो कारण केवल साफ है कि धर्म की राजनीति की एक मियाद थी कि आप कुछ मत करो, केवल धर्मांध कर दीजिए लोगों को। बात अब खत्म होती जा रही है। देर सवेर बीजेपी देखिए खुद नहीं आएगी इस पर। आप ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोर्स करेक्शन करेगी, वो कभी नहीं करेगी। उनके डीएनए में है ये विभाजन। आज से नहीं, आरएसएस 100 साल से इस देश में यही कर रहा है। वो ये अपने आप नहीं करेंगे, इनसे पॉलिटिकल मजबूरियां करवाएंगी। जो आने वाला राजनीतिक घटनाक्रम होगा और जब इनकी हर जगह भद पिटेगी, ये घुसने लायक नहीं बचेंगे कहीं पर, तब फिर इनको अल्टीमेटली लोगों की बातों पर आना पड़ेगा। लेकिन तब तक बुशरा जी बहुत देर हो जाएगी। बहुत तेजी से नैरेटिव इनके हाथ से निकल रहा है। इनको ये लग रहा है कि कल बहुत कमाल कर दिया अनुराग ठाकुर ने, आज कंगना रनावत ने बड़ा कमाल कर दिया। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं उनमें मट्ठा डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो इनके ये बड़बोले नेता कर रहे हैं। और उन सब का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर बात ना करके। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री रशिया गए थे, वहां पर एक अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, फौजी शहीद हुए। क्या उनको ट्वीट करने में उनके हाथ दुखते थे? उनको थोड़ी ट्वीट करना होता है, वो तो उनका इकोसिस्टम करता है, उनका ऑफिस करता है। प्रधानमंत्री कब ट्वीट करते देखे आपने? तो जो भी, अब जो दिल्ली में 3 राजेंद्र नगर में जो 3 युवाओं की मौत हुई, आप इनको हल्की बात मान रहे हैं क्या? ये सारी चीजें, वायनाड को लेकर के उन्होंने ट्वीट नहीं किया, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? जब राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने गए थे तब प्रधानमंत्री के शब्द याद है आपने क्या कहा था? तो वो सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट होती हैं और देश की जनता हर उस चीज को देख रही है जिसको ये डिवाइड करना चाहते हैं। वो डिवाइड एंड रूल का दौर बहुत तेजी से जाएगा। अल्टीमेटली लोगों के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, वो समय आ गया है। ये उस बात को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये अभी भी किसी गलतफहमी के शिकार हैं। उसका कारण क्या है कि इनके पास देखिए बड़ा भारी धनबल है, सारी एजेंसियां हैं, पूरे देश के संवैधानिक संस्थाएं इनके कब्जे में बहुत बुरे तरीके से जकड़ी हुई। तो वैसी सूरत में इनको लगता है कि जैसे इस बार चुनाव को इन्होंने हथिया लिया, ये आगे भी हथिया लेंगे। लेकिन समस्या तो तब आएगी जब जनता इनको घुसने नहीं देगी। आप हरियाणा में देखिए, पंजाब में इनका जो हाल किया, इनको घुसने नहीं दिया, महाराष्ट्र में देखिएगा। तो ये जो चीज है इनको ये समझ में नहीं आ रही है। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जब किसानों ने इनका जो हाल किया, कभी सरपंचों के लिए कुछ सोप्स डिक्लेयर करते हैं, कभी किसी वर्ग के लिए करते हैं, कभी किसी के लिए करते हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जब तक आप उसको एमएसपी की गारंटी इंश्योर नहीं करते, जो राहुल गांधी ने सदन में कहा, तब तक ये नहीं घुस पाएंगे हरियाणा में। तब तक ऐसे ही महाराष्ट्र में भी होगा। वो जो चीज राहुल गांधी ने, वो संसद में तो एक बात है, उसको इतना फोर्सिबली कहना वो एक कमिटमेंट है, और वो मोदी का कमिटमेंट नहीं है, वो राहुल गांधी का कमिटमेंट है। तो इस बात को सारे लोग समझ रहे हैं, और ये जो उन्होंने किया भी है, ये उन सारे राज्यों के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए। वहां का सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, आप कोई माने ना माने, 65% इस देश की जो आबादी है वो आज भी कृषि आधारित है, गांव में रहती है।
जी। उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सर्वाइवल का मुद्दा है। और राहुल गांधी ने जो एक तो किसान वर्ग को पूरे को एक तरीके से किया, बीजेपी की आज भी औकात नहीं है सत्ता में होते हुए वो ये कमिटमेंट कर दे कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था, अगर आपको याद हो, जब किसान आंदोलन हुआ था, पूरा नहीं किया। आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं। फिर जातिगत जनगणना, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी की कफन में कील ठोकने का काम अगर ग्राउंड पे करेंगी तो मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं होगा, और इसीलिए भाजपा इन दोनों मुद्दों से भाग रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। और साफ तौर पर लग रहा है इसीलिए तर्क का जवाब कुतर्क से और बदजुबानी से दिया जा रहा है। ये भी आपके सामने है। एक नेता प्रतिपक्ष को जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्हीं के चुने हुए जो सांसद हैं वो करते हुए नज़र आते हैं, वो भी हमने देखा है। क्या पुष्पेंद्र जी आपको ये लग रहा है कि जितना राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का आक्रामक रवैया इख्तियार करेगी भारतीय जनता पार्टी, उतने ही और बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी उभरेंगे? क्योंकि ये हमने पिछले में देखा है कि जितना राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाए गए, मीडिया का, सोशल मीडिया का, बीजेपी आईटी सेल का, सबका सहारा लिया गया, लेकिन राहुल गांधी निरंतर प्रयास करते रहे। वो एक यात्रा निकाली, दूसरी यात्रा निकाली, जो मुद्दे उठाए उस पर वो अडिग रहे, उनको बार बार उठाते रहे, और अब आप ये देखिए कि वो देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं। अब वो सीधे तौर पर मोदी से टक्कर लेने वाला अगर कोई एक नेता है तो वो सामने राहुल गांधी का चेहरा है। या लोगों को लगता है कि अगर सही, फ्री एंड फेयर चुनाव हुए होते तो शायद राहुल गांधी आज देश के पीएम होते। कुछ लोगों का ये भी मानना है। अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख इख्तियार किया। अखिलेश यादव ने आज बाकायदा तौर पर यह कहा कि ऐसे जो जाति की बात जब उन्होंने कही कि आप जाति नहीं पूछ सकते हैं, तो उन्होंने पूरी अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे जब उन्होंने सीएम हाउस खाली किया था तो कैसे उसको धुलवाया गया था गंगा जल से, जहां वो मंदिर में जाते हैं तो कैसे उसको धुलवाया जाता है, जब वो मूर्ति को छू लेते हैं तो कैसे उसको वहां से साफ किया जाता है। वो तमाम चीजें उन्होंने बताई, और ये सब कुछ हुआ एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। कोई ऐसा वैसा कोई नेता नहीं था, और ऐसा वैसा नेता भी हो, यानी कि छोटा नेता भी, उसके साथ भी आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये तमाम चीजें बीजेपी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है आगे आने वाले चुनाव, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, उसकी भी पूरी पटकथा लिख देंगे? और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब संसद में नजर नहीं आते हैं, बल्कि अपने ही एक जो छोटे नेता है, छुटभैये नेता, उनको अब छुटभैये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं, अभी इस बार नहीं है वो, उनको इम्पोर्टेंट पद भी दिए गए हैं, लेकिन मोदी के सामने उनका क्या पद है, उनकी तारीफ करते हुए वो नजर आते हैं। इस सबको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बुशरा जी, नेता बड़ा बनता है उन मुद्दों को उठाने से जिनका सरोकार जनता से डायरेक्टली है, जो जनता चाह रही है कि ये मुद्दे हमारे उठे। और इन्होंने जो 10 साल में एक अलगाववाद की, एक धर्म की, एक फर्जी राष्ट्रवाद की राजनीति चलाने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, नोटबंदी जैसे जो है बेवकूफाना जो है डिसीजंस हुए, उन सब चीजों से निकाल करके और मेन मुद्दों पर, और इनकी जो गाली गलौज होती है, एक जो है विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ उनको अदर करने की और बाहर निकालने की सारे सिस्टम में से कोशिश होती है, उसमें से एक समावेशी राजनीति जो इन्होंने शिवजी की बारात वाली बात की है, उसका मतलब है इंक्लूसिवनेस, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। अब जैसे ये मुसलमान आरक्षण वाली बात आई, अरे भाई मुसलमानों को हर एक राज्य ओबीसी में आरक्षण मुसलमानों को मिलता है, चाहे गुजरात है उसको मिलता है, और सेंट्रल लिस्ट में मिलता है, स्टेट लिस्ट में मिलता है, शेड्यूल ट्राइब में भी मिलता है। वो न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल रिजर्वेशन है, वो केवल एससी में नहीं मिलता है, बाकी जगह उनको मिल रहा है। और 90% मुसलमान उससे लाभान्वित हैं। केवल जो शायद अशरफ कहते हैं आपके यहाँ पर, वो जातियों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो पसमानदा मुसलमान हैं, वो सारे के सारे उसमें लाभान्वित हैं। इसलिए ये कोई सवाल नहीं उठता कि साहब आंध्रा दे रहा है, वो दे रहा है, या कर्नाटक दे रहा है। अरे गुजरात भी दे रहा है, गुजरात की ओबीसी की लिस्ट निकाल करके देख लो, उसमें तमाम मुसलमानों की जातियां हैं। उत्तर प्रदेश जहां पर अयोध्या भी है, मथुरा, काशी सब कुछ है, वहां पे भी मिल रहा है। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ना इसको कोई चैलेंज करने की बात है, ना इसको हाईलाइट करके आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि और हमारे देश के नागरिक है वो, उनकी जातियां हैं। चाहे ऊपर से कहा जाए कि भाई धर्म में जो है जाति नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था
है जो मुसलमानों को भी लाभान्वित कर रही है, उनको मिल रहा है, तो इसको अदरवाइज कहना उचित नहीं है। इसी तरह अग्निवीर का जो मामला है वो उठाया, उसने रूरल एरिया में तमाम लोग जो भर्ती होना चाहते हैं, तमाम किसान बिरादरियां, उनको टच किया। एमएसपी का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है। इन मुद्दों ने जो है वास्तव में, अब ये बेरोजगारी है या कोचिंग के लिए इतने बच्चे यहाँ आकर के मरने के लिए एक तरीके से मजबूर हो रहे हैं, लाखों रुपए वो फीस में देते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या हाल है। और तमाम जब से सरकार आई है, घटना पे घटना 10-12 तो ट्रेन डिरेल हो चुकी। कहीं भी जो है कोई आपदा आ जाती है, कोई बाबा प्रवचन कर रहा है, वो भगदड़ मच के लोग मर जाते हैं, कश्मीर में लोग मर रहे हैं। तो एक अफरा तफरी जिसको कहते हैं कि सरकार के ऊपर जो ग्रिप है वो कहीं ना कहीं इनकी फिसलती चली जा रही है। ऊपर से सिरफड़ोबल हो रही है अंदर खाने, जो दिल्ली और लखनऊ में विशेषकर देखी जा रही है। और आज जो नितिन गडकरी की चिट्ठी है वो भी उसके उस चीज को आगे बढ़ा रही है। नितिन गडकरी ने क्वेश्चन ये उठा दिया कि साहब आप जो है टैक्स एक्सटॉर्शन एक किस्म से पिछले 10 साल से करते चले आ रहे हैं, विशेषकर मिडिल क्लास के साथ, जो कि आपका साथ दे रही है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी मुसीबत में इनके लिए इंश्योरेंस रखता है मेडिकल इंश्योरेंस आदमी, उसके ऊपर टैक्स आप 18% ले रहे हैं। या टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखता है, उसके ऊपर 18% ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुभने वाला पॉइंट है जो देश की जनता देख रही है। और देश की जनता को ये भी मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो इन्होंने टैक्स की वसूली शुरू की है, इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स इस साल का 10,20,000 करोड़, इनकम टैक्स लगभग 12 लाख करोड़। ये क्या है भाई? पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्ति जो कमा के अपने घर ले जाता है पैसा, उससे 12 लाख करोड़ के आसपास आप वसूल रहे हैं। और जो कंपनी बड़े बड़े धन्ना सेठ है, उनसे जो है आप कम टैक्स वसूल रहे हैं। ये स्थिति पिछले 8-10 साल में बदली है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कंपनियों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था और पर्सनल इनकम टैक्स कम होता था। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो है लगभग 2.5 लाख करोड़, यूनियन एक्साइज 3 लाख करोड़, ये मैंने इसमें आंकड़ा भी भेजा था आपको। जीएसटी 10,61,000 करोड़, ये भी मिडिल क्लास ही भुगतता है मुख्य रूप से, जो यहाँ का कंज्यूमर है। तो ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। और धन्ना सेठों के लिए इन्होंने क्या किया वो भी मैं आपको बता दूं। पिछले 10 सालों में जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी तो 55 लाख करोड़ का कर्जा जो है छोड़ के गई थी। आज कर्जा जो है 180 लाख करोड़ हो गया है, 120 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं श्रीमान जी। यही इसी की वजह से जो है लंबा चौड़ा हमारा इंटरेस्ट का बिल आता है। 55 लाख करोड़ रुपया ये ले चुके हैं जो है एक्साइज ड्यूटी के रूप में पेट्रोल और डीजल के ऊपर। मनमोहन सिंह लेते थे 3.5 रुपए डीजल पर, 9.5 रुपए पेट्रोल पर, इन्होंने 33 रुपए तक, यानी 10 गुने तक उसको बढ़ा दिया। बाद में कुछ चुनाव में हारे तो अब 20 रुपए के आसपास है। 16 लाख करोड़ रुपए का धन्ना सेठों का अपना कर्जा माफ कर चुके हैं। 9 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में 2019 में जो घटाए थे उसमें है। तमाम डिविडेंड जो है बिल्कुल वसूली कर रहे हैं आरबीआई से, अभी भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड दिया। मतलब दुनिया भर का टैक्स आप ले रहे हो, आप नोच के खा गए जो है, चाहे आरबीआई हो, सारे संसाधन, रेल, तेल, चाहे वो एयरपोर्ट, चाहे सी पोर्ट, चाहे वैसे ड्राई पोर्ट, सब आपने बेच दिए, सड़क आपने बेच दी, टोल आप वसूल रहे हो। अरे आप ही का पेट नहीं भर रहा है, उसके अलावा कर्जा चढ़ाते जा रहे हो देश के ऊपर। कैसी अर्थव्यवस्था है ये? और कोई भी ऐसा एवेन्यू इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि जहां पर जो है आदमी शायद बस अभी मरने के ऊपर टैक्स और ले ले, भाई ये मुर्दा जा रहा है तो कफन के ऊपर भी टैक्स ले ले। कोविड में किस तरीके से इन्होंने वसूली करी है सारे देश को मालूम है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, इसमें मिडिल क्लास भी, जो बात राहुल गांधी ने अपनी स्पीच पे की कि मिडिल क्लास भी आपकी तरफ से, जो आपका अंधभक्त था, आपके कहने पे ताली थाली बजाता था, वो भी अब हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मिडिल क्लास में भी आपको मैं बता दूं, उनके मन में इतनी बड़ी आह है, इतना बड़ा दर्द है कि भाई बच्चों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। बच्चे कहाँ जाएं? बच्चे आईएएस बनने जाएं, नीट का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, अन्य चीजों में आप देख रहे हैं कितनी अफरा तफरी है। अब इनको 5-5 हजार रुपए की ट्रेनिंग के लिए जो है एक स्कीम डालनी पड़ रही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, लगभग बहुत कम परसेंटेज है बेरोजगारी। तो ये सरकार आर्थिक मोर्चे पे, और उधर कल ही इमेजेस आई है, पेंगोंग लेक के ऊपर पूरा ब्रिज बना लिया है चाइना में। वो सीधा घूम के आता था, कई घंटों में या दिनों में पहुंचता था, वो सीधा क्रॉस करके आपके छाती पे आके बैठ जाएगा जिस भी दिन चाहेगा। आप क्या करते रहे? उसकी इमेजेस जो है पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। चीन आपके यहाँ अंदर घुस गया, अग्निवीर से आपने सेना को कमजोर कर दिया, टैक्स वसूल के आपने जो है हालत खराब कर रखी है सारे देश की, और देश में अलगाववाद आपने फैलाया हुआ है।
कहीं आप सिखों को आइसोलेट करते हैं, कहीं मुसलमानों को आप आइसोलेट करते हैं, कहीं मणिपुर में आपने जो है बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात कर रखे हैं। आप कहाँ है आपके देश को संभालने की कोई स्थिति इस सरकार की नहीं है। वास्तव में इस बार ये सरकार हार चुकी थी। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये बेईमानी से जीते हुए हैं इस बार, और इनको शीघ्र से शीघ्र जनता को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। मैं देश की जनता से भी आह्वान करता हूं, और जितनी जल्दी ये जाएंगे देश बच जाएगा, वरना ये गर्त में डाल करके इस देश को जाने वाले। जी, महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और पूरे आंकड़ों के साथ ये एक तरह से कलई खोल के सरकार की यहाँ पर रख दी है कि सरकार आखिर फिलहाल क्या कर रही है, कैसे देश के हर वर्ग को ठगा जा रहा है। और उसके बाद बड़े-बड़े जुमले गढ़कर ये कहा जाता है कि अभी विकसित भारत का सपना दिखाया जाता है, 2047 और ना जाने हज़ारों साल के सपने जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ये सरकार सिर्फ आपकी आंखों से आपके ख्वाब छीन कर, आपकी नींद और चैन सुकून छीन कर आपको झूठे ख्वाब और जुमले दे रही है। 10 साल में सिर्फ हमने यही देखा है और अभी ये भी देखने के लिए मिल रहा है। मैडम जी, एक मुद्दा इनका और मैं आज हवा निकाल देता हूँ आपके चैनल पर। ये बहुत कहते हैं कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, पांचवी, और हमने बड़ा कमाल करके दिखा दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट छपी थी 27 जुलाई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें आंकड़े दिए हैं स्पष्ट रूप से। मनमोहन सिंह सरकार को 2004 में 722 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मिली थी। उन्होंने उसको 183% 183% ग्रोथ करके और 2039 बिलियन डॉलर पे वो ले गए। और इन्होंने 10 साल में जो ये कहते हैं हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, ये 2039 से केवल 83% ग्रो करके 3737 बिलियन डॉलर पे लाए। तो मनमोहन सिंह 183% ग्रोथ करने वाले इकोनॉमी को वो ज्यादा बढ़िया है, या 83% ग्रोथ करने वाले ये? अब ये पांचवें बड़ी अर्थव्यवस्था का भी मैं पोल खोल देता हूं, उसमें जो इनकी का कंपटीशन था चार देशों से, वो लोग ग्रोथ ही नहीं करे पिछले 10 साल के अंदर। जैसे इन्होंने बताया है, ब्रिटेन 3% की ग्रोथ है देश ने, हमारे ने 83% की इनके टाइम पर, लेकिन मनमोहन सिंह ने 183% करके दिखाई। लेकिन कंपैरिजन के साथ दौड़ रहा था। इंग्लैंड की जो यूके की ग्रोथ रेट है 3% है, फ्रांस की 2% है, रशिया की 1% है, और इटली की बिल्कुल बराबर है, कोई ग्रोथ नहीं है। और ब्राजील जिसको आपने पिछाड़ा, वो 15% नेगेटिव ग्रोथ में गया है। तो वास्तविकता ये है कि ये लोग जो है पीछे मतलब दौड़ नहीं पाए, या कम इनकी अर्थव्यवस्था हुई, इस वजह से आप आगे आ गए, वो दौड़ नहीं रहे थे। वास्तविकता ये है, ये कलई भी इस देश के सामने खुलनी चाहिए। जी जी, बेहतरीन। आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर रखे। एक तरह से आपने दोनों ही चीज़ों पर सरकार की एक कलई खोल कर रख दी है, क्योंकि बड़े-बड़े, वही मैं बोल रही हूँ कि बड़े-बड़े सिर्फ नारे गढ़े जाते हैं, अच्छे-अच्छे नाम लेकर आए जाते हैं, स्मार्ट सिटी से लेकर मेक इन इंडिया और ये वाला इंडिया और वो वाला इंडिया, ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके अंदर लिफाफे का मजमून तो अच्छा लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो सिर्फ खाली हवा भरी हुई है। वो सब हमें देखने के लिए मिलती है और उसकी हवा ही आपने अभी निकाल दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक पूरा का पूरा राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और जो तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार जो वो डिपेंडेंट सरकार है, जो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, जहां उसके पास वो नंबर्स मौजूद नहीं है, तो वो कैसे इश्यूज को, इन मुद्दों को और मजबूत विपक्ष को हैंडल करे। तो वो ये तमाम हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है, जो कल राहुल गांधी के साथ किया गया। और अब आप ये भी देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे कि जो पूरा राइट विंग का जो इकोसिस्टम है, वो आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका हो सकता है पेमेंट अभी कर दिया गया हो, जो रुका हुआ था वो पेमेंट कर दिया गया हो, और उनको ये भी कह दिया गया है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जैसे आपने कल देखा पूरे दिन जब से अनुराग ठाकुर ने बात की, उसके बाद से आप ये देखें कि तब से ही उनकी बाइट को, उनके भाषण को ट्वीट किया जा रहा है और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि ना जाने कैसा क्रांतिकारी भाषण उन्होंने दे दिया है, जबकि वो भाषण शर्मसार करने वाला भाषण है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।